Hello, good afternoon. Hi, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून सर सर। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज आ रही है ना? वही देखने के लिए। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो व्हील रिप्लेसमेंट का है। मतलब आज आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं करूँगा, मेरा भाई है, मेरा हेल्प लिए, तो हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे व्हील रिप्लेसमेंट। गाड़ी अगर पंचर हो गया तो व्हील को रिप्लेस कैसे करना है, जैक कहाँ पे लगाना है, तो ये लाइव टॉपिक है हमारा। एक थोड़ा देर रुकते हैं, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन करें, उनको टाइम देते थोड़ा। गए संडे में क्लासेस नहीं हुए थे, वो रोड सेफ्टी का चल रहा था, रोड सेफ्टी वीक था, तो उसमें बिजी थे हम लोग। लास्ट वीक क्लासेस नहीं, लास्ट संडे क्लासेस नहीं हुए, तो वो टॉपिक आप भी ले रहे हैं। कुछ सवाल पूछ रहे हैं? गरम निकल फुल स्क्रीनवर टाकायचं, म्हणजे तुला पूर्ण दिसेल काय. आणि हे कॅमेरा ऑन, राईट. या कॅमेराला बॅक कॅमेरा कर, त्याचा क्लिअर दिसेल, तुला दिसेल आता आपण काय काय दाखवतो. ये बघ. हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको अभी ना? अब गाड़ी देख सकते हो तो देखिए, गाड़ी देख सकते हो आप, क्लियर है, देखो व्यू क्लियर है। हाँ सर, हाँ सर, व्यू क्लियर है, आवाज भी आ रहा है। यस सर। देखिए, हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं यहाँ पे व्हील रिप्लेसमेंट का। गाड़ी अगर पंचर हो गया तो व्हील को कैसे रिप्लेस किया जाए, हम ये व्हील को लेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, राइट. तो पहले थोड़ा बेसिक हम लोग बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपका गाड़ी पंचर हो गया है. शुरुआत में तो अब नए नए होना तो आपको पता नहीं चलता टायर फ्लैट होने से. होता क्या है कि जब टायर में कभी हवा कम हो जाती है ना, तो गाड़ी एक तरफ खींचता है. मतलब आप ड्राइव कर रहे हो, आपका टायर जिस तरफ पंचर है, समझो लेफ्ट का टायर पंचर है, आगे या पीछे वाला, तो गाड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे लेफ्ट में खींचती है. मतलब लेफ्ट की तरफ आपका गाड़ी पुल होता है, तो या फिर टायर की आवाज बढ़ जाती है.
आपको एक्सेलरेटर ज्यादा देना पड़ता है, इससे आपको फील होता है कि ज्यादा एक्सेल देना पड़ रहा है, या फिर टायर का जो साउंड है नॉर्मल जो रोड के ऊपर जो टायर साउंड आता है वो बढ़ जाता है, या फिर गाड़ी एक तरफ खींचना शुरू हो जाती है। जो साइड का टायर का हवा कम होगा ना वो ज्यादा ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है रोड के साथ में, ग्रिप ज्यादा मिलता है उसका, तो जो फ्लैट होने लगता है ना तो उस तरफ ज्यादा गाड़ी खींचने लगता है। तो ऐसा कोई भी इवेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कोई भी कि मेरा गाड़ी एक तरफ खींच रहा है या फिर मेरे टायर में आवाज बढ़ रही है, तो गाड़ी को आपको रोककर चेक करना है टायर पंचर है क्या। आजकल की गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ट्यूबलेस टायर का फायदा क्या होता है कि अगर छोटा पंचर है ना, अगर छोटा पंचर है तो जल्दी हवा निकलेगा नहीं, आप कम से कम 40-50 किलोमीटर ड्राइव कर सकते हो, डिपेंड हो पंचर के ऊपर है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि वो छोटे नेल होते हैं ना, एकदम छोटे, जैसे कॉबलर इस्तेमाल करता है छोटे नेल या पिन, ऐसी कोई चीज अगर टायर में चली हुई गई ना तो टायर से हवा निकलता नहीं है, क्योंकि टायर की बनावट अंदर से ऐसी की गई है कि वो जो भी कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट टायर के अंदर जाएगा तो वो उसको कस से पकड़ लेता है चारों तरफ से, तो हवा उधर से लीक नहीं होने देता है। तो आजकल की गाड़ियों में ये ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं, वो उसका फायदा हो जाता है, धीरे धीरे हवा निकलता है। तो अगर गाड़ी में ट्यूबलेस टायर तो सडन टायर फ्लैट नहीं होगा जब तक कोई बड़ा पंचर नहीं है, मतलब कम से कम 4 या 5 mm से बड़ा, 4 या 5 mm, मतलब आपका पेन जो होता है, पेन आपका रिफिल होता है, पेन का रिफिल, इतना बड़ा नेल अगर जाएगा ना तो टायर एक 20-25 किलोमीटर में फ्लैट हो जाएगा। उससे बड़ा होगा तो जल्दी होगा, लेकिन उससे छोटा होगा तो इतना जल्दी निकलता नहीं है हवा। तो ट्यूबलेस टायर तो आजकल सब गाड़ियों में कंपलसरी है, सब गाड़ी में ट्यूबलेस टायर ही मिलता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपको सिर्फ चेक करना है। तो अभी समझो कि ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा गाड़ी का टायर पंचर है क्या, मुझे चेक करना है, तो आपको करना ये है कि पहले लेफ्ट का इंडिकेटर दो। लेफ्ट का इंडिकेटर आप दोगे तो पीछे वाले को पता चलेगा कि आप आगे जाकर लेफ्ट पर रुके हो। फिर ऐसी जगह पर गाड़ी रोको जहां से पीछे आने वाली गाड़ी को आप क्लियरली विजिबल है, कम से कम 200 से 300 मीटर दूरी से, मतलब मोड़ के ऊपर गाड़ी खड़ा नहीं करने का, ब्लाइंड टर्न के ऊपर जहाँ पे जंक्शन है वहां पे गाड़ी मत खड़ी करो, नहीं तो पीछे वाला गाड़ी को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी खड़ी है, वो स्पीड में आके आपको ठोक देगी। तो ऐसे कई बार होता है। तो गाड़ी खड़ी करते वक्त ऐसी जगह पे रोको कम से कम आपकी गाड़ी उसको 200 से 300 मीटर दूरी से दिखेगा आपकी गाड़ी खड़ा है। अच्छा, अभी लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको इस स्विच को ऑन करना है। तो गाड़ी खड़ा किया, इसके बाद में आपकी कार में देखो ये एक स्विच होता है कार में, जिसको ऐसा ट्रायंगल सिंबल है, ये हमेशा आजकल की गाड़ी में ये सेंटर पे दिया था, कुछ गाड़ी में थोड़ा सा ऑफसेट है, इस तरफ लगा हुआ है, मारुति की कुछ गाड़ी में स्टीयरिंग के पीछे है, लेकिन ये सिंबल तो उसमें होगा ही कंपल्सरी। आप बता सकते हो ये किस चीज का बटन है? कोई बताएगा ये किस चीज का बटन है? Hazards का सर, hazard lights. Hazard lights, yes sir. Emergency lights, yes, बोल सकते उसको। यस, थैंक यू वेरी मच। क्या है कि मैं जब भी हर क्लास में पूछता हूँ ना कि ये क्या है, ये क्या है, तो बहुत से लोग इसको पार्किंग लाइट कहते हैं, पार्किंग लाइट का बटन है, पार्किंग लाइट का बटन है। तो ये पार्किंग लाइट नहीं, ये हजार्ड लाइट है। और थैंक यू वेरी मच, जितना भी जवाब आया एकदम सही आए। तो जब भी ऐसा होता है तो ये अच्छे लगता है थोड़ा। तो ये देखिए ये हजार्ड लाइट का बटन है। जब मैं ये बटन जब दबाता हूँ, मुझे उसके लिए की जरूरत नहीं, मैंने गाड़ी से की निकाल लिया है, ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब मैं इस बटन को दबाऊंगा ना तो मेरे चारों इंडिकेटर आप देख सकते हो, डैशबोर्ड पे दोनों पर लाइट जल रही है। तो वैसे आप बाहर से देखोगे ना तो देखो, बाहर से देखोगे तो मेरे चारों इंडिकेटर, मतलब लेफ्ट राइट, पीछे से और लेफ्ट राइट दिख रहा है ना आपको? हेलो, Yes, yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir. तो देखो फेंडर लाइट भी जल रही है यहाँ पे। फेंडर मतलब ये इसके ऊपर की व्हील के ऊपर की लाइट है, फेंडर लाइट वो, और आगे की लाइट, मतलब सारी के सारे इंडिकेटर लेफ्ट और राइट के सारे इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। इसको हजार्ड लाइट कहते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है कि मेरे से पीछे से आने वाली जो गाड़ी है उस गाड़ी को अलर्ट करने के लिए कि ये गाड़ी में कोई मैकेनिकल फेलियर है, ये गाड़ी नहीं चल सकती, इससे बच के चलो। हजार्ड, इसको हजार्ड बताने के लिए, मैसेज देने के लिए। ओके, तो जब भी कोई ऐसी गाड़ी का लाइट चालू रहे तो आपको उससे डिस्टेंस रख के चलना है या उससे बच के निकलना है। तो इसलिए मैंने बोला था कि गाड़ी हम ऐसी खड़ी करेंगे कि आपकी गाड़ी 200 मीटर दूर से उसको दिखे, मिनिमम 200 मीटर दूर से दिखनी चाहिए। ओके, फिर हजार्ड लाइट ऑन कर दो, गाड़ी में से सारे पैसेंजर को नीचे उतार। ओके, उसके बाद बाय डिफॉल्ट देखो, मैं जैसे ही नीचे उतरता, जब भी मैं हम लोग नीचे उतरते कभी कोई सी भी गाड़ी से, तो हम लोग को आदत लग चुकी है, ये आदत आपको भी होनी चाहिए। देखो हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, हैंड ब्रेक जो है ना अप्लाइड है, हैंड ब्रेक ऊपर है। ड्राइवर सीट छोड़ के किसी भी वजह से 2 सेकंड के लिए भी आप नीचे उतरो, ड्राइवर सीट छोड़ के हैंड ब्रेक हमेशा ऑन होना चाहिए, मतलब हैंड ब्रेक खींच के रखना चाहिए। अभी हैंड ब्रेक खींचने का अपना एक तरीका होता है। हैंड ब्रेक खींचते वक्त बटन दबा के ऊपर नहीं करने का, बिना बटन दबाए हैंड ब्रेक ऊपर खींचेगा, टक 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 आवाज आता है।
नीचे करते वक्त बटन दबा के करना पड़ता है, लेकिन ऊपर करते वक्त डायरेक्ट हैंड ब्रेक खींचो बिना बटन दबाए। याद रहेगा। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, बटन दबा के हैंड ब्रेक खींच रहे हैं, तो ये गलत तरीका, डायरेक्ट हैंड ब्रेक ऊपर खींचने का और नीचे करते वक्त बटन दबा के। तो हैंड ब्रेक अप्लाई करो। हैंड ब्रेक जो है ना सिर्फ पीछे के 2 व्हील में काम करता है, हैंड ब्रेक और आगे का व्हील का कोई संबंध नहीं है। तो मुझे क्या करना है, तो मेरे पीछे के व्हील को तो मैंने लॉक कर दिया हैंड ब्रेक खींच के, मुझे आगे के व्हील को भी लॉक करना है। तो मैं गाड़ी को जो गियर है मेरा, इसको मैं फर्स्ट गियर में डालूंगा। देखो मैंने इसको फर्स्ट गियर में डाला। अभी क्या हुआ, फर्स्ट गियर में डालने से मेरे आगे के व्हील लॉक हो गए। अभी क्यों हुआ आगे का व्हील लॉक फर्स्ट गियर डालने से, तो कार का जो इंजन है उसके साथ मेरा क्लच कनेक्टेड है, क्लच के साथ मेरा गियर बॉक्स कनेक्टेड है। ओके, तो और गियर बॉक्स के साथ मेरे व्हील कनेक्टेड है। तो अगर ये गाड़ी आगे पीछे होने का कोशिश किया, मतलब आगे पीछे होने का कोशिश हुआ, तो है आगे पीछे होने का कोशिश हुआ, तो मेरा व्हील घूमने का जब कोशिश करे तो व्हील घुमाएगा गियर बॉक्स को, गाड़ी फर्स्ट गियर में गियर बॉक्स घुमाने की कोशिश करेगा इंजन को, लेकिन इंजन तो बंद रखा है, मैंने चाबी निकाल लिया है, तो व्हील घूमने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी और व्हील लॉक हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर डाला। फर्स्ट गियर डालने का फायदा क्या है कि इंजन के साथ लॉक हो जाते आगे के व्हील और हैंड ब्रेक से मेरे पीछे के 2 व्हील लॉक हो गए। तो मैंने सेफ्टी के लिए क्या किया कि मेरे दोनों व्हील को लॉक किया, आगे का व्हील और पीछे का व्हील, हैंड ब्रेक से पीछे का और गियर से आगे का व्हील लॉक किया। देन मैंने हजार्ड लाइट ऑन कर दिया है, वो स्विच सेंटर वाला स्विच दबा के। ओके, गाड़ी में से सारे पैसेंजर को नीचे उतार दिया। अब इस प्रोसेस देखेंगे हम, यहाँ पर एक प्रोसीजर देखेंगे कि इसको हमें व्हील को रिप्लेस करना है। तो व्हील को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो बूट स्पेस है, जो आपका स्टोरेज के लिए जो बूट स्पेस जगह दिखती बोला जाता है, उसका बूट स्पेस जो है इधर, इसमें स्पैनर दिया जाता है। कंपनी आपको ये सब सप्लाई देती है। यहाँ पर देखो ये व्हील है, अब ये गाड़ी में सीएनजी है, तो इसका सीएनजी टैंक के तो व्हील रखने के लिए कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। तो ये नट आप खोलोगे तो ये केज निकलेगा और केज में से आप व्हील बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पर हमें दिया जाता है इस तरह से ये जैक, ये देखो ये जो पार्ट है ना, ये जैक है। ओके, तो मैं ऐसा रखता हूँ आपको दिखाई। देखो ये जैक, इसमें जो बड़ा पोर्शन जो है ना, बड़ा पोर्शन जैक का, ये बेस है जो जमीन पे जाएगा, और ये ऊपर का जो छोटा पोर्शन लिफ्टिंग पॉइंट है, ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट गाड़ी के नीचे, इधर नीचे की तरफ एक प्लेट है, गाड़ी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, यहाँ से लेके वहां तक। तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड पार्ट है बॉडी का, उसके अंदर जाके ये फंसेगा। बहुत सी गाड़ियों में यहाँ पर मतलब पीछे का व्हील जिधर खत्म होता है, पीछे का जो एंड है, ये यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 इंच आगे मुझे ये जैक लगाना है। ऐसे ये स्लॉट को मुझे इसके तरफ फंसाना है। बहुत सी गाड़ी में यहाँ पे जैकिंग पॉइंट दिया था, हुक दिया था, हुक में लगाना होता है। अब ये गाड़ी में डायरेक्ट बॉडी को लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन हर गाड़ी में होगा ये व्हील पर ऑलमोस्ट व्हील से 5 या 6 इंच पीछे। आगे का व्हील अगर पंचर होता तो मैं आगे का एंड से 5 या 6 इंच पीछे लगाता। हर गाड़ी में ध्यान रखो जैकिंग पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखो ये जो प्लेट है यहाँ पर, इसमें अटकाने वाला होगा। तो देखो ये व्हील है मेरा, ये एंड है, यहाँ से 5 या 6 इंच आगे यहाँ पे प्लेट है इधर। ओके, तो ये जैक को मैं जब ऊपर उठाऊंगा ना, तो ये इसके अंदर ऐसे फंसेगा। ओके, इसको ऊपर उठाने के लिए हुक है। ये हुक को जब घुमाया जाता है, ये हुक को जब घुमाया जाता है तो जैक का हाइट बढ़ता है। ये हुक देखो, मैं जरा इसको ऐसे रखता हूँ, देखो जब मैं हुक को घुमाऊंगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा और इसका हाइट बढ़ते जाएगा। ये क्यों कर जाएगा बस खाली दे वाला, इसको जब मैं घुमाऊंगा ऐसे, तो धीरे धीरे जैक का हाइट बढ़ेगा और ये जैक यहाँ पर, ये जो पार्ट है इसके अंदर लाओ जैक पूरा खाली कर। देखो मैं इसके अंदर फंसा रहा हूँ जैक को, ये स्लॉट से अटका रहा है उसको। फिर
जैक को मैंने वहाँ पे सिर्फ लोकेट किया, मैंने आपको लोकेट, मतलब ये आपके साथ मैंने जैक को लोकेट किया, बराबर है। पकड़ के रखो, हालू हो सकता है, हाल लगे तो मैं खड़ा हूँ। देखो मैंने जैक को यहाँ पे लोकेट किया, लेकिन मैं गाड़ी को ना ऊपर नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी को अगर मैं ऊपर उठा दूंगा ना तो व्हील जमीन से छूट जाएगा, और व्हील जमीन से छूट गया तो अनस्टेबल होगा। तो याद रखने का, नट खोलने से पहले सिर्फ जैक को लोकेट करना है, लेकिन व्हील के नट को खोलना नहीं है। जैक को उठाने से पहले व्हील के नट को अगर आप खोलोगे तो व्हील जमीन के साथ में जुड़ा रहेगा ना, तो अनस्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप उसको उठा लोगे ऊपर और उसके बाद खोलने जाओगे तो गाड़ी पूरा हिलेगा। वापस एक बार देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने सिर्फ जैक को यहाँ पे लोकेट किया है, मैंने उठाया नहीं व्हील को, गाड़ी को उठाया नहीं मैंने। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाड़ी का पूरा लोड व्हील पे रहे, ताकि उसके नट खोलते टाइम व्हील हिले नहीं। अभी नट को खोलने के लिए ये देखो, नट का जो शेप है ना वो हेक्सागोनल है, ओके। और उसको खोलने के लिए डिवाइस है, जिस डिवाइस को कहते हैं व्हील स्पैनर। देखो ये वाला डिवाइस, ये जो टूल है ना, ये टूल ये व्हील स्पैनर कहलाता है। उसमें हेक्सागोनल स्लॉट है, हेक्सागोनल स्लॉट है सर। तो इसको पकड़ दिया, ठीक है। इसको मैं ये नट के साथ में थोड़ा बहुत इसके ऊपर ऐसे हल्के हाथ से रखना है, दबाने का नहीं है, दबा के नहीं लगने वाला है। और इसको थोड़ा बहुत ऐसे घुमाओगे ना आप, तो ये स्लॉट जो है ना ये नट के साथ मैच होना चाहिए। स्लॉट को नट के साथ मैच किया। अभी इसको ऐसे ऊपर लगाएंगे तो तकलीफ होगी, एकदम नीचे लगाएंगे तो नहीं घूमेगा। कोशिश करो इसको हॉरिजॉन्टल लगाने की, थोड़ा बहुत चलेगा एंगल में। और इसके नट खुलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप अपनी घड़ी पकड़ोगे ना, इसके सामने व्हील के सामने घड़ी पकड़ोगे तो आपको समझ में आएगा घड़ी जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो डायरेक्शन में नट टाइट होता है, और घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में नट लूज होता है। आपको इसको घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, इसको खोलने के लिए मुझे यहाँ से हाथ से बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मैं इसको आसान करने के लिए क्या करूंगा, थोड़ा आगे जा, मैं इसको आसान करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको मेरे बॉडी वेट से, मैं पैर से खोलूंगा इसको। तो गाड़ी के साथ सटके खड़े रहो, जितना गाड़ी के नजदीक खड़े रहोगे तो सेफ है। एक हाथ से गाड़ी का सपोर्ट लो, एक हाथ से या दो हाथ से गाड़ी का सपोर्ट लो। आपका राइट लेग जो है उसके एज में रखो, आगे नहीं रख रहा है। आगे रखोगे तो नहीं होगा, जितना पीछे रखोगे उतना वो आसान रहेगा, ताकत कम लगे। और मैं जो मैंने यूं सपोर्ट लिया गाड़ी का, यहाँ से लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से मैंने दूर का सपोर्ट लिया, और मैं बॉडी वेट डाल के इसको दबा रहा हूँ। अब मेरे बॉडी वेट से तो खुल जाएगा, ताकत से खुल जाएगा। आपसे नहीं खुल रहा तो आप खड़े हो जाओ उससे और सिर्फ पुश करो उसको, देखो खुल गया, ठीक है ना। अब ऐसे एक नट खुला तो इसको मैं एक रिवोल्यूशन घुमा लूंगा, फिर मैं उसको अपोजिट नट को खोलूंगा। याद रखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपोजिट को अपोजिट नट खोल रहा हूँ, फिर मैं इसको दबा रहा हूँ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूज हो गया। तीसरा नट मैं अपोजिट को अपोजिट खोल रहा हूँ, फिर नीचे वाला। देखो चारों नट को हमने क्या किया, लूज करके लिया। अभी मैं जब ये इसके ऊपर खड़ा रहा, मैं इतना जोर से दबाया, गाड़ी हिला नहीं, अनस्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी अभी तक व्हील जमीन पे है। नट लूज होने के बाद अब मैं इसको ऊपर उठाऊं, इसको ऊपर उठाने के लिए मुझे ये हुक घुमाना पड़ेगा। इसको घुमाने के लिए लीवर भी आ गया। ये लीवर का एक तरीका आता है लगाने का। ये लीवर इस हुक में ऐसे फंसेगा, लेकिन इसका पोजीशन देखो कैसा है, इसके साथ 90 डिग्री और जमीन के साथ पैरेलल। अगर जमीन के साथ आपने इसको पैरेलल नहीं रखा, अगर आपने इसका एंगल ऐसे ऐसे चेंज किया और गाड़ी के साथ 90 डिग्री भी नहीं रखा, ऐसा 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 चेंज किया, तो आपको उसको घुमाने में तकलीफ होगी। जितना आप उसको गाड़ी के साथ 90 डिग्री और पैरेलल रखोगे, उतना आपको कम ताकत लगेगी जैक को घुमाने में। कैसे घुमाना है इसको, तो ये जो स्पैनर है, ये स्पैनर को ये लीवर के साथ अटैच करके इसका हैंडल बनाना है। ये स्पैनर में यहाँ से हमने नट खोला था, हमने नट यहाँ से खोला था, यहाँ पे एक छोटा होल है। ये स्पैनर मेरे लिए एल अल्फाबेट के जैसा दिखेगा, एल अल्फाबेट ऐसे, कैपिटल एल अल्फाबेट के जैसा दिखेगा। ऐसे मैंने इसको पकड़ा राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड से मैं इसको असेंबल किया। अब देखो आपका राइट हैंड है, उसको घुमाओ, यहाँ पे पकड़ोगे, ओके। और लेफ्ट हैंड आपका ज्वाइंट के नजदीक है, ज्वाइंट से दूर पकड़ोगे
दिक्कत होगी। जॉइंट के नजदीक पकड़ोगे स्टडी रहेगा ये। तो लेफ्ट हैंड जॉइंट के नजदीक और राइट हैंड से आपको हैंडल घुमाना है। लेफ्ट हैंड को स्टडी रखना है, सिर्फ राइट हैंड को घुमाना है। सीधा घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओ तो चाकू ऊपर उठेगा। अब मुझे इसको यहाँ इस तरह से कैसे लगाऊंगा मैं इसको बताओ। लीवर का पोजीशन बताओ एक बार, फिर मैं चाकू करता हूँ आगे का। लीवर का पोजीशन बताओ, इसके लीवर का पोजीशन क्या रहेगा? 90 डिग्री सर। 90 degree. 90 degree. पैरेलल, थैंक यू। अभी देखो, अब मेरा हाथ किधर रहेगा? लेफ्ट हैंड जॉइंट पे, जॉइंट के पास। ओके, लेफ्ट हैंड स्टडी और राइट हैंड घूमेगा। देखो ऊर्जा को ऊपर उठ रहा है, देखो बटन स्क्रीन दाखव। देखो व्हील जमीन से उसके ऊपर आ गया। ये देखो मैं स्टागर नीचे से डालूंगा तो आर पार हो रहा है पैनल। ये देखो, ओके, व्हील जमीन से छूटकर ऊपर आ गया। कितना ऊपर उठाने का? व्हील जमीन से कम से कम वो 2 से 3 उंगली का गैप, 2 उंगली का गैप रहेगा, मतलब 1 से 1.5 इंच ऊपर उठाओ जमीन से उसको। अब इसके नट आसानी से खुल जाएंगे क्योंकि मैंने पहले उसको लूज किया था। अब ये अनस्टेबल है व्हीकल, ओके, जैक के ऊपर। तो ये धीरे धीरे इसके नट खोल लो। हमेशा नट खोलते वक्त और फिट करते वक्त ऑपोजिट टू ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलने। 2 नट खुल गए। तीसरा नट खुल गया। देखो चौथा नट खुल गया। अब व्हील को यहाँ से बाहर लिया मैंने इस तरह से। अब ये व्हील को मैं रखूंगा बराबर, ये जो डोर का लाइन है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये डोर का जो लाइन है इस लाइन का रेफरेंस पकड़ो और ये व्हील का जो सेंटर है इस व्हील का सेंटर को बराबर लाइन के पास लेके आओ ऐसे। अब क्या हुआ? आधा व्हील गाड़ी के अंदर गया, आधा व्हील गाड़ी के बाहर है। ये इसलिए रखना है ताकि अगर किसी वजह से जो जैक यहाँ से स्लिप हो गया और गाड़ी जैक के नीचे गिरा तो वो व्हील पे गिरे, सेफ्टी के लिए। ओके, तो पंचर व्हील निकाल के मैंने यहाँ पे लगा दिया। ओके, देखो यहाँ से चलो बता दीजिए, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने व्हील को खोला। ये ड्रम है, जिसका व्हील बैठता है ना, ये ड्रम है। और ओके, दोबारा समझिए। जी सर। हाँ सर। अब मुझे पूरा का पूरा जो सीक्वेंस जो मैंने बताया आपको ना, वो जरा एक बार रिपीट कीजिए। ये पूरी सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। जी सर, सबसे पहले तो जो टायर है, करता हूँ। सबसे पहले मैंने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया। देखिए पता चला मेरे को पंचर, लेफ्ट का इंडिकेटर दिया। धीरे धीरे गाड़ी लेफ्ट साइड में लिया। गाड़ी पार्क करने के वक्त मैंने क्या सेफ्टी फॉलो किया बताओ? हैंड ब्रेक खींचा एंड देन यू पुट हजार्ड लाइट्स ऑन। गाड़ी पार्क किया 200 मीटर से दिखना चाहिए, टर्न पे नहीं आ रहा। उसके बाद फर्स्ट गियर में डाला। उसके बाद फर्स्ट गियर में डाला। हजार्ड लाइट ऑन किया। हजार्ड लाइट ऑन करने के बाद हजार्ड लाइट। गाड़ी में तो पैसेंजर को पहले बाहर उतारो। जैक लिफ्ट करते गाड़ी में कोई पैसेंजर नहीं होना चाहिए, सबको नीचे उतारो।
आगे पीछे नहीं खड़ा करने का, उनको दूर खड़ा करने का, गाड़ी से काफी दूर, गाड़ी के आगे या पीछे नहीं। अगर कोई पीछे से आकर ठोक दिया ना तो गाड़ी निकल जाएगा अपना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को इंजर नहीं होना चाहिए। गाड़ी के पीछे और आगे किसी को खड़ा नहीं रहने का, गाड़ी से साइड में, लेफ्ट साइड में, गाड़ी से दूर। फिर हैंडब्रेक खींचा और फर्स्ट गियर डाला। हैंडब्रेक क्यों खींचा? हैंडब्रेक से क्या हुआ? पीछे के टायर लॉक हो गए, पीछे वाला टायर ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो आगे गए। वाला टायर, आगे वाला टायर, आगे वाला टायर। नहीं, पीछे वाला टायर ब्लॉक होगा। हैंड ब्रेक पीछे वाले टायर के लिए रहता है। नो, फर्स्ट गियर के लिए आगे। बराबर पहले फर्स्ट गियर डाल के आपको लॉक कर सकते। ओके, अभी इसके बाद में फिर मैंने गाड़ी में से जो कान है वो निकाल लिए बाहर। गाड़ी का जैक को मैंने वहाँ पे लोकेट किया। जो व्हील पंचर है उसके बॉडी का एंड से अप्रोक्सीमेटली 6 इंच से लेकर 8 इंच के आसपास। ओके, देखो इस तरह से मैंने उसको लोकेट किया। लोकेट करने के बाद मैंने नट को खोला। नट को खोलने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया वो क्या था? स्पैनर, व्हील स्पैनर, राइट? ओके, और व्हील के नट है वो कौन से डायरेक्शन में खुलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस, तो मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज खोला, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज खोलते वक्त मैंने क्या किया? ऑपोजिट टू ऑपोजिट खोला। मतलब मैंने ऊपर ऑपोजिट वाले को लूज किया, फिर लेफ्ट वाला खोला, फिर राइट वाले को खोला, ऐसा ऑपोजिट ऑपोजिट खोलेगा, राइट? उसके बाद मैंने फिर गाड़ी को जैक को लिफ्ट किया। जैक को लिफ्ट करने के बाद मैंने व्हील को निकाला। इधर तक क्लियर? क्या डायगोनली अपोजिट या सिर्फ अपोजिट? डायगोनली मींस डायगोनली अपोजिट, उसका डायगोनली अपोजिट। या देखो 4 नट रहेंगे तो अपोजिट अपोजिट आ जाएगा, लेकिन अगर वो 5 वाला नट रहेगा तो 4 पैटर्न में खोलने का। ओके, हाँ तो सर, 4 आ जाएगा ना वो डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो, लेकिन चारों यहाँ नट पर बोलिए। नहीं, वो चारों नट ओपन करने के लिए व्हील्स ऊपर पहले करके चारों नट साथ में निकाल सकते हैं ना? पहले उनको ढीला करना है फिर ही उठाना तो है। पहले लूज करके, हाँ पहले हम उसको लूज करके नहीं, अगर यस सर, अगर व्हील को ऊपर करके करेंगे तो फिर वो नट जल्दी अपने को इमीडिएटली ओपन नहीं होगा। अगर व्हील नीचे रहेगा देन वी कैन उसको लूज करने के बाद फिर हम लोग उसको इजीली निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बराबर। और क्या होता है, गाड़ी भी हिलता है ना, अगर आप उसको ऊपर करके करते जाओगे ना गाड़ी हिलेगा, अनस्टेबल होगा पूरा गाड़ी, तो ये डेंजरस है। इसमें गाड़ी का जैक स्लिप होने का चांसेस होता है, आपको इंजरी होने का चांसेस है। इसको जमीन पे रखकर छोड़ना ही बेहतर। ओके, पहले चारों को लूज कर दो, फिर ऊपर करके फिर चारों निकाल दो, करेक्ट? यस। ओके, सॉरी, हेलो। जब ये टायर कंपनी में बनता है ना, मैन्युफैक्चर होता है टायर, तो उसकी लाइफ शुरू है। तो एक टायर की लाइफ, एक एवरेज पकड़ो आप 5 साल, 5 ईयर्स टायर की लाइफ है। तो अभी 2023 चल रहा है। एक टायर बना था 2017 में, 2017 जनवरी में बना हुआ टायर, तो शेल्फ में रखा हुआ है। तो डीलर के पास वो टायर दिखा नहीं, या जो भी है वो टायर वहाँ पे शेल्फ लाइफ है उसका, शेल्फ पे रखा हुआ है। तो आज मैं उसको खरीदने जाऊंगा तो मेरे लिए वो टायर नया है, क्योंकि मैं एज अ कंज्यूमर या फिर कस्टमर, मेरे लिए तो नया टायर है, क्योंकि रैप किया हुआ टायर है, यूज नहीं हुआ है, अभी भी वही ब्लैक कलर का दिख रहा है, और यूज टायर है। लेकिन आप टेक्निकल उसको देखोगे तो उसकी लाइफ खत्म होगी। बराबर है? यस। सर उसका कारण तो हो सकता है टायर, बिकॉज ऑफ द रबर क्वालिटी। यस, वो रबर, उसका अंदर का जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो, तो उसको नहीं होना चाहिए डैमेज। इससे वो लोग क्या करते हैं, उसको रैप करके रखते हैं ऐसे पेपर से जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं सूरज की, उसको अंदर नहीं जाने देगा। ओके, उसको हीट, डायरेक्ट सनलाइट से बचाने के लिए वगैरह उसको लोग करते हैं रैप, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ 5 ही साल पकड़ो। अभी होता क्या है, जब हम लोग कोई टायर लेने जाते हैं और वो टायर में इस तरह से हम लोग लगा देते, जो बिना टायर लगा देते, बराबर नहीं है। अभी वैसे ही टायर फिर चालू गाड़ी में ब्लस्ट होते हैं हाई स्पीड में, तो उतना स्ट्रेस सह नहीं पाते वो, और चालू गाड़ी में टायर ब्लस्ट हो तो गाड़ी पलटी होना, एक्सीडेंट होना, ये तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा घिसा हुआ टायर इस्तेमाल मत करो, ज्यादा एज टायर, मतलब टायर एजिंग कहते हैं, तो ज्यादा एज टायर इस्तेमाल मत करो। कट हुआ टायर, मतलब कट हुआ टायर का मतलब क्या है, ये देखो,
ये जो टायर का साइड वॉल है ना, तो मैं दिखाऊंगा आपको यार। हाँ हाँ, हाँ, ये देखो, ये टायर का साइड वॉल कहलाता है। ये कह रहा था साइड वॉल, ये साइड वॉल के ऊपर सारा स्पेसिफिकेशन लिखा होता है। ये यहाँ पे टायर का साइज लिखा है 145, 80, R30। ये टायर का एक साइज है। ये हर रिम के लिए, हर गाड़ी के लिए टायर का अलग साइज होता है। तो आपकी गाड़ी के लिए क्या साइज है वो देख लेगा। अभी मुझे सिर्फ इसमें आपको एक ही चीज दिखा है, ये टायर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये टायर का कभी बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है टायर का। तो वो ढूंढने के लिए हम टायर के साइड वॉल को इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको लिखा हुआ कुछ दिखेगा। कैन यू रीड? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस सर, DOT. DOT, yes, DOT. DOT stands for Department of Transport. हाँ. ये ग्रेडिंग है, ISI मार्किंग में ग्रेडिंग है, हॉलमार्क ग्रेडिंग सिस्टम है। तो वैसा DOT एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है ग्रेडिंग, जो उसके लिए मायने बनाता है कि इससे क्या होना चाहिए, ये टायर का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होगा, इसका बनाने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसका स्पीड रेटिंग क्या होना चाहिए। तो वो सब ये वो लोग उसको एक कुछ क्राइटेरिया होता है उनका, उसके हिसाब से अगर ये टायर बना हुआ है तो DOT उसको सर्टिफाइड करता है। ओके, तो ये DOT जिधर लिखा होगा ना, उसके आगे छोटा सा विंडो आपको दिखेगा यहाँ पर। इसमें क्या लिखा देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या लिखा है? 5220. 5220। तो ये 5220, 5220, ये जो 4 डिजिट है ना, इस 4 डिजिट को दो भागों में बांट दो, 52 and 20। तो 52 इज द वीक नंबर ऑफ द ईयर। एक साल में 52 वीक होते हैं। तो ये 52 वीक का टायर है 2020 का। आगे का जो 20 है वो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टायर कभी का है? 52 दिसंबर 2020। 2020. ओके. दिसंबर, 1 अप्रैल दिसंबर का टायर है ये। तो अभी इसको कितना होगा मेरे हिसाब से 2 साल कंप्लीट हो गए टायर, राइट? ठीक है, लेकिन क्या अपनी ये टायर यूज करने लायक है? तो वो इधर से तो मालूम पड़ा कि ठीक है चल, इसका भी 2 ही साल हो गया लाइफ, अभी 3-4 साल बाकी इसके और, लेकिन इसका वेयर एंड टेयर जरूरी है। ये वेयर एंड टेयर, ये जो पैड है ना, ये पैड देखना भी जरूरी होता है। ओके, तो ये घिसे हुए है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। अगर इसका ग्रिप कम हो गया है तो ऐसे इस पे एक मार्किंग दिया था, उसको TWI है, ट्रेड वेयर इंडिकेटर, TWI। अभी यहाँ पे मोबाइल से आपको शायद क्लियर नहीं दिखेगा TWI। जो मेरा जो अंगूठा है ना, उसके नीचे यहाँ पर एक एरो है, यहाँ पे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है, एक एरो दिया हुआ है यहाँ पर, तो TW लिखा हुआ है, ट्रेड वेयर। तो उसके लाइन में आप देखोगे यहाँ पर, तो ये डेप्थ कम हो गया, देखो यहाँ पे फ्लैट हो गया, ये टायर है यहाँ पे फ्लैट हो गया, फिर यहाँ पे ये ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। अभी फ्लैट हो गया मतलब ये टायर भी रिप्लेस करने का टाइम आ गया, मुझे टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर अच्छा टायर रहेगा ना, तो ये आपके टायर में कहीं पे भी ऐसा फ्लैट पोर्शन दिखे आपको, एकदम सब प्लेन, तो यहाँ पे प्लेन हो गया, यहाँ पे प्लेन हो गया, तो इस टायर को रिप्लेस करने का टाइम आ गया। 2 साल में टायर घिस गया। ओके, तो ये ग्रिप नहीं करेगा। ओके, टायर का साइड वॉल में कट है, ये साइड वॉल है, इसमें किधर कट है, कभी कभी इससे कट हो जाता है, कहीं पे डिवाइडर पे घिसने की वजह से, पार्किंग में कहीं पे लगने की वजह से। तो कट हुआ साइड वॉल, उसको यूज नहीं करने का। 3 या 4 पंचर हो गए, खत्म करो टायर को, सब फेंक दो, कितना भी नया रहने दो। 3 पंचर से ज्यादा पंचर वाला टायर इस्तेमाल करोगे तो कमजोर है वो, तो उससे ज्यादा टायर इस्तेमाल करने का नहीं, राइट? अभी देखो मैं आपको टायर लगाने का तरीका आपको बताता हूँ। तो ये टायर है वहाँ पर, ये टायर आपको डेमो के लिए लगा रहा हूँ, आपको कौन सा टायर लगाना है वहाँ पर, जो अच्छा टायर है वो लगाना। ठीक है, ये टायर मैं यहाँ पे रखूंगा, इसके जो 4 स्टड है। हाँ, बोलिए सर, ये जो टायर है, एक्स्ट्रा जो टायर रहता है, ये इसका साइज और जो 4 टायर लगे रहते हैं, ये सेम रहता है या अलग रहता है? अगर आप बड़ी गाड़ियां जो है ना, मतलब जैसे वॉक्सवैगन की है या BMW की व्हीकल्स है, ऑडी का है, तो थोड़ा हाई एंड व्हीकल्स है, उसमें उसका टायर का साइज थोड़ा कम रहता है, एक थोड़ा साइज कम रहता है उसमें। या फिर वो लो प्रोफाइल टायर इस्तेमाल करते हैं ना जिन गाड़ियों में, उसमें टायर व्हील का साइज थोड़ा कम रहता है। तो आपको इसलिए दिया जाता है उन लोगों को कि ये टायर लगा के गाड़ी मत चलाओ, ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पज के लिए है, इसको रिप्लेस करो। जैसे ही मेरे शॉप पे पहुंचोगे, रिपेयर शॉप पे, इसको फिर से अपना टायर रिपेयर करके डालो। क्योंकि नॉर्मल क्या देखा गया लोगों का बिहेवियर
कि पंचर हो गया ना तो ये टायर लगा देंगे, वो टायर अंदर रख देंगे और तब तक नहीं करेंगे रिपेयर जब तक कि फिर से कोई पंचर नहीं हो जाए। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टायर सिर्फ आपको स्टेपनी के लिए दिया है, मतलब आपको एक्स्ट्रा टायर जो दिया है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो अभी मेरी गाड़ी में सब टायर सेम है। ये कार में मेरे पास जो हुंडई का मैंने ऑरा लिया अभी उसमें सब टायर सेम है, कंपनी ने दिया हुआ है। देन मेरे पास जो अर्टिगा है उसमें सब टायर सेम है। तो मोस्टली हमारे यहाँ पे 90% व्हीकल में 5 टायर का साइज सेम ही रहता है। जो लो प्रोफाइल टायर है उसमें ही सिर्फ ऐसा होता है। तो उसका बोलिए, अगर सर ऐसा है तो गाड़ी अनबैलेंस नहीं होगी क्या? 3 टायर एक जैसे और बाकी चौथा सही नहीं है। अनबैलेंस नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा व्हीकल पुल करेगा एक साइड में। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी स्लो चलता है, ये आपको हाई स्पीड में रेगुलर चलने के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी आपको वो टाइम निकालने के लिए है। तो इसको स्लो चलाओ गाड़ी को, जैसे इसको रिप्लेस करो तो 60-70 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हो, इतना ज़्यादा तकलीफ होगा। अगर ये पीछे बहुत ज्यादा होगा। सर ये जो स्टेपनी का सर जो होता है टायर, इसको हम लोग हटा के मतलब ओरिजिनल जो टायर रहता है वो भी हम लोग रख सकते हैं क्या? हाँ यस रख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो कुछ गाड़ियों में दिया ही नहीं है स्पेयर व्हील, तो फास्ट कटिंग के लिए दिया है, पता नहीं किसके। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अभी मेरे पास एक कस्टमर गाड़ी दिखाने के लिए आया था, उसकी गाड़ी में स्पेयर व्हील था ही नहीं। हम लोग ढूंढ रहे फिर हमने फोन किया शोरूम वाले को तो पता चला उन्होंने स्पेयर व्हील दिया ही नहीं है। स्पेयर व्हील की जगह पे उन्होंने बोला कि अगर पंचर हो गया तो उन्होंने पंचर रिपेयर किट दिया है, आप उसको रिपेयर करो। एक लिक्विड है तो लिक्विड डालो, उसके अंदर हवा भरो, एक हवा का पंप भी दिया उन्होंने, एक इलेक्ट्रिक ड्रिवन पंप है एयर भरने का। और लिक्विड डालो, हवा भरो, उसको सील्ड करो और चलाओ। तो स्पेयर व्हील दिया ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, कुछ व्हीकल में। तो आप देखना आपका गाड़ी अभी पेट्रोल में सीएनजी तो 100% देना ही है उनको। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर इसको दो बेटा मैं सीधे व्हील लगा लेता हूँ क्योंकि गाड़ी रोड पे। तो ये व्हील को मैं क्या करूंगा, इसके जो ये स्टड है वर्किंग आपको, इसके जो स्टड है स्टड के साथ इसका कोई भी एक होल को भी मैंने मैच कर लिया ना, तो मुझे इसको उठा के रखने का जरूरत नहीं है। देखो सिर्फ मैंने एक होल को मैच किया तो पूरा लोड अभी इसके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसको मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ पे इस तरह से कोई भी एक नट लगा लो, एक नट लगा दूंगा ना तो ये बाहर नहीं आएगा, तो मुझे पकड़ के रखने की जरूरत नहीं। ओके, अब मैंने ये वाला नट लगाया, कौन सा लगाऊं बताओ? इसके बाद डायगोनल अपोजिट डायगोनल अपोजिट वाला नट लगाऊंगा मैं भी यहाँ पर। ये बहुत जरूरी बात है। ये मैंने पहले क्या किया, फिंगर टाइट किया, फिंगर टाइट करूंगा मैं जितना होगा उतना। फिर ये वाले नेट को लगाऊंगा इस तरह से। ओके, अब मैं करूंगा इसको स्पैनर से टाइट। फिंगर टाइट हो गया, फिंगर टाइट होने के बाद स्पैनर से टाइट। कौन सी डायरेक्शन में घुमाऊं? क्लॉकवाइज होगा भाई, क्लॉकवाइज। देखो ये इसको मैंने घुमाया, हाथ से जितना होता उतना किया, छोड़ दिया, ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ। फिर जिधर ताकत लग रहा है उधर रुक रहा हूँ ताकि सब नट इक्वली टाइट हो। हाथ से किया, ऑपोजिट ऑपोजिट कर रहा हूँ मैं। फिर मैं ये नट को टाइट करूंगा, फिर मैं इसे टाइट करूंगा। ओके, हाथ से मैंने पहले फिंगर टाइट किया, फिर मैंने इसको हाथ से टाइट किया। ऑपोजिट ऑपोजिट टाइट करने से बड़ा इक्वल बैठा है। अब मुझे जैक को नीचे उतार के व्हील को जमीन पे लेना होगा ताकि मुझे व्हील नट को फुल टाइट करने के लिए थोड़ा पैर से दबाना होगा। तो ये मैं फिर से यहाँ पर लीवर लगा रहा हूँ, फिर गाड़ी के साथ 90 डिग्री जमीन के साथ पैरेलल इसको एल में सेकंड पकड़ यहाँ पे लगाया और इसको अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। देखो व्हील नीचे आ रहा है।
वो जैक के नीचे आपने वो पत्थर क्यों लगाया सर? वो जल्दी उठ जाएगा ऊपर से लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डीप था पोर्शन इसलिए। नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा घुमाना पड़ता था। ओके गॉट इट। तो उसका हाइट बढ़ा दिया मैंने। क्या होगा, जितना ज्यादा मैं जैक ऊपर उठते जाऊंगा ना, जितना मैं जैक ऊपर उठाऊंगा ना, उतना ही डिस्टेंस कम होता जाता है और ये अनस्टेबल होता जाता है। तो इसलिए इस तरह से किया था मैंने। देखो अब मैंने इसको चल दिया यहाँ से, अब मैं इसको क्लॉकवाइज साइड करूंगा इस तरह से, इसको लगाया यहाँ पर और इसको पैर से दबाऊंगा, ज्यादा नहीं, एक 20 या 30 डिग्री भी घुमाएगा तो बहुत है। देखो अभी इसके बाद दम नहीं दब रहा, मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा, बस ज्यादा ताकत मत लगाओ, पैर से थोड़ा दबाओ इसको, जिधर टाइट हो गया उधर छोड़ दो। ओके देखो ये मैंने व्हील को फिट कर दिया। अब ये सब सामान उठा के मैं फिर से वापस जहाँ पे था वहीं पे रख दूंगा। ओके क्या कुंडे बड़ा थोड़ा सामान आपको, ये सब सामान अंदर रखना बहुत जरूरी है। वापस नहीं तो इधर उधर आप छोड़ोगे तो वो इधर उधर पटकेगा, आवाज करेगा, किसी की और पार्ट को डैमेज करेगा, तो ये बातें ध्यान में रखें। ओके अब पूछो सवाल, क्या पूछने दो, पुढे दो। सर स्पेयर व्हील, हेलो। हाँ जी बोलिए ना। सर स्पेयर व्हील बहुत दिनों तक या सालों तक पड़ा रहता है, तो वो एक्सपायर हो सकता है या फिर उसमें से हवा निकल सकता है, उसके लिए क्या करना है? हाँ सवाल अच्छा है आपका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेयर व्हील एक्चुअली ज्यादा दिन तक पड़ा रहना नहीं चाहिए, पहली बात। उसका भी वही है ना, टायर का लाइफ। और वैसे ना एक मिनट दीजिए मुझे सर। देखिए स्पेयर व्हील के बारे में बताता हूँ। आपकी गाड़ी में 5 टायर है, राइट? हेलो यस। हेलो, हाँ आपकी गाड़ी में 5 टायर है, बराबर है? जब हम गाड़ी रास्ते पे चलाते हैं ना, तो आगे के टायर ज्यादा घिसते हैं कंपेयर टू पीछे के टायर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं तो जब हम स्टेयरिंग घुमाते हैं तो मेरा आगे का व्हील घूमता है, आगे का व्हील टर्न होता है, तो इसमें वो बहुत ज्यादा वेयर होता है, क्योंकि वो उसमें कॉर्नरिंग फोर्स आता है ज्यादा, फिर उसके में रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, तो आगे का व्हील ज्यादा घिसता है कंपेयर टू पीछे का व्हील। प्लस जब मैं ब्रेक मारता हूँ तो मेरा पूरा लोड ट्रांसफर होता है आगे के व्हील के ऊपर। देखो आप लोग भी थोड़े आगे जाते हो ना ब्रेक मारने के, इसको हम कहते हैं वेट ट्रांसफर। तो आगे के व्हील जो है उससे ज्यादा वेट, ज्यादा ब्रेकिंग इफेक्ट आता है। आगे के व्हील में जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक लगे, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो इससे कंपेयर टू पीछे का व्हील अगर आप देखोगे, अगर आपकी गाड़ी आप चारों व्हील नए डाल के, चारों टायर नए डाल के चलाओगे और आप समझो आपने गाड़ी चलाई 40,000 किलोमीटर, जो टायर की लाइफ पकड़ी जाती है 30 से 40,000 किलोमीटर, तो 40,000 किलोमीटर में आपके आगे के व्हील ज्यादा हिस्से होंगे कंपेयर टू पीछे के व्हील। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस है जो रिकमेंडेड है कंपनी से, जिसको कहा जाता है टायर रोटेशन। अभी व्हाट इज टायर रोटेशन, क्या है टायर रोटेशन? तो एवरी आफ्टर 10,000 किलोमीटर, गाड़ी का एवरी आफ्टर 10,000 किलोमीटर रनिंग के बाद गाड़ी के टायर की जो जगह है उसको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी में 5 टायर है, आगे 2, पीछे 2 और एक स्टेपनी के अंदर पीछे 1, बराबर है? अभी इसको डायगोनली मतलब एक, यहाँ पे आपको समझ में आता है कि देखिए मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। सोचो कि ये आपकी गाड़ी के 4 टायर है, 1 2 3 4 ऐसे टायर है आपकी गाड़ी, और एक टायर इधर रहेगा स्पेयर भी। ओके, तो ये वाला जो 1 नंबर का टायर है इसको खोलने का और इसको डालने का 4 नंबर, जस्ट ऑपोजिट डायगोनल क्रॉस में। 4 नंबर का टायर जो है उसको निकाल के स्टेपनी में डालना, स्टेपनी का टायर निकाल के इधर डाल देगा 2 नंबर, तो 2 नंबर का टायर निकलेगा वो 3 नंबर में जाएगा। तो 3 नंबर का जो टायर है वो वापस एक नंबर जो जगह खाली था तो इधर इसका इधर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा
ऐसा क्रॉस जाएगा, ऐसा क्रॉस। पर सर वो तभी होगा जब स्पेयर व्हील का साइज सेम है, राइट? हाँ, अगर स्पेयर व्हील का साइज सेम नहीं भी है तो भी 4 व्हील टायर रोटेशन, 1 से 2, 4 में, 4 का 2 में, 2 का 3 में, और 3 का फिर वापस इधर, समझे? ये देखो, ये इधर 1 2 3 और ये इधर 1 में, मतलब सिर्फ क्रॉस में उसको रोटेशन करें। लेकिन जो भी रोटेशन सीक्वेंस आपने किया है वही सीक्वेंस, वही ऑर्डर आपको दोहराना फिर 10,000 किलोमीटर। तो क्या होगा, पहले क्या था, ये जो टायर है ना, ये यहाँ पर दोनों टायर घिसे हुए थे ज्यादा, अब ये टायर पीछे चला गया और ये टायर इधर आ गया, और इधर का एक अच्छा टायर इधर आ गया, थोड़ी दिन के बाद ये टायर भी पीछे आ जाए। तो इस तरह से सारे टायर इक्वली वेयर होंगे, और जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको 4 टायर या 5 टायर एट अ टाइम बदलने पड़ेंगे, और इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। नहीं तो नॉर्मल मैंने लोगों को देखा है कि क्या करते हैं, अरे आगे का 2 टायर खराब हो गया, सिर्फ आगे का 2 टायर डालो, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। अरे पीछे का 2 टायर खराब है, सिर्फ पीछे का 2 डालो, नहीं डालना है तो आपको 4 के 4 या 5 के 5 टायर नहीं डालना। लेकिन आप बोलोगे क्यों डालने का, मेरा टायर तो अच्छा है, पीछे का स्पेयर व्हील का तो मैंने टायर यूज ही नहीं किया। अरे भाई यूज नहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टायर गाड़ी पंचर नहीं हुई, अच्छी बात है ना, तो उसको यूज करो, उसको रख क्या, इसे भी उसका लाइफ खत्म हो रहा है ना यार। मैंने बोला ना आपको 5 साल, तो 3 साल तक गाड़ी पंचर नहीं हुआ, इसका मतलब उसका 3 साल लाइफ ऐसे भी वेस्ट गया पड़े पड़े। तो इससे अच्छा उसको 10,000 किलोमीटर रोटेट करो, 500 के 5 टायर को इस्तेमाल करो, एक साथ बदलो। जो टायर आपको 30,000 की 40,000 किलोमीटर चलने वाले आपको 60,000 किलोमीटर तक चलेंगे अगर आप टायर रोटेशन करोगे। अगर आप टायर रोटेशन करोगे तो आपको 60,000 किलोमीटर तक चलोगे। कुछ आ रहा है समझ में आपको ना? एक तो देखो, जब आप गाड़ी खरीदते हो तो यहाँ पे जो ग्लो बॉक्स है ना, ग्लो बॉक्स के अंदर एक बुक होता है, अभी हमने हमारा निकाल के रखा है, आपला स्कूलला ती बुक आहे ना, याची मार्केटची आपल्या हुंडईची पण असेल। चल ये तर ठीक है, चालू रखो, मैं जरा स्कूल तक जा रहा हूँ। मैं अभी क्या देखो, मैं रोड पे आया था ना आपको डेमो देने के लिए, मैं अभी मेरे ड्राइविंग स्कूल में जा रहा हूँ, मिरर बस मागे, तो मैं वहां पे जाके आपको एक बुक दिखाता हूँ। ये बुक होता है ना, इसको कहते हैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल। हर कार के साथ में मैंडेटरी आपको देना ही होता है मैन्युफैक्चरर को। और जो बात मैं कर रहा हूँ, इंडिकेटर है राइट सर, जो बात मैं कर रहा हूँ टायर रोटेशन की, वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कैसे करना है, 4 व्हील टायर रोटेशन, 5 व्हील टायर रोटेशन, वो लिखा हुआ है इसके अंदर। तो आप उसको फॉलो करोगे तो हो जाए। आपको सिर्फ क्या करना है, टायर शॉप से जाकर उससे करवा के लेना है, या जब भी आप गाड़ी सर्विस के लिए दोगे 10,000 किलोमीटर जो हम लोग ऑयल चेंज करने के लिए देना, तभी तब उसको कर देंगे। हम लोग करते हैं हमारी गाड़ी में टायर। बोलिए, तब तक दूसरा सवाल पूछिए, फिर मैं आपको तब तक पहुंचता हूँ। सर छोटा स्पेयर टायर लगा के कितना डिस्टेंस हम गाड़ी चला सकते हैं, मतलब अगर पंक्चर वाला कहीं नहीं मिल रहा है तो हाउ मच डिस्टेंस वी कैन ट्रैवल? वो तो मैडम 100 किलोमीटर पे ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन स्पीड कम रहना चाहिए आपका, सेफ स्पीड में चलो 60 के अंदर। वो तो 100 किलोमीटर भी चला सकते हैं, लेकिन स्पीड कम, हाई स्पीड में ड्राइव नहीं कर पाओगे, ज्यादा लोड भी कैरी नहीं कर पाओगे। सर ये गाड़ी में 195, 165 वो क्या है ये, इसका मतलब? हेलो 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 स्कूल में पहुंच रहा हूँ। हाँ जी 2 मिनट, मैं स्कूल में पहुंच रहा था, गाड़ी पार्क कर रहा था, तो मोबाइल से उससे बात करूँ पार्क करते करते। 2 मिनट। हेलो हाँ जी हेलो बोलिए ना। हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर, जो टायर रोटेशन बताया आपने 1 से 5, वापिस एक बार दोहराएंगे थोड़ा, एक कौन सा टायर किधर रोटेट करेंगे? वही आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट टेक्निकली वो बुक में दिखाता हूँ, मेरे पास बुक है ना उसका, कार का। देखो ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल है मेरी कार का। वीडियो ऑफ है। हाँ बताता हूँ। देखो ये ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल है मेरी गाड़ी का। इसमें
जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप कभी इसको पढ़ो, एक्चुअली आपको लिए दिया जाता है। अभी यहाँ पर रुकिए, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। टायर का सेक्शन में जाओगे आप, इधर जैकिंग पॉइंट दिया जाएगा, इसके अंदर सब कुछ है, सेफ ड्राइविंग टिप्स है। आप इसको कभी पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, 5 साल अगर टायर का लाइफ, हाँ टायर का लाइफ 5 ईयर्स है, और 5 ईयर्स अगर कोई भी टायर को कुछ हो नहीं रहा है, मतलब सब सही है, 5 ईयर्स बाद हमें 5 टायर रिप्लेस करने पड़ेंगे। रिप्लेस करना पड़ेगा, खत्म हो गया वो। ये अभी इंटरनली जो यूज ही नहीं किया उसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ये इसलिए तो उसको यूज करना है हमें रोटेशन करके, नहीं तो वो तो यूज क्या है, हम लोग अगर समझे इतनी बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते तो 4-5 हजार के लिए इतना रिस्क नहीं ले सकते। कई बार ये देखा गया ऐसे, जो सर्वे होता है ना एक्सीडेंट के बाद में, तो उसमें जो टायर ब्लस्ट केसेस में ऐसे देखा गया कि टायर एजिंग हुआ है, या टायर में साइड कट था, या बहुत सारे पंचर थे एक ही टायर के अंदर, या फिर टायर और इंस्टेडेड, मतलब ज्यादा हवा भर के गाड़ी चलाया हुआ टायर है, तो ये रीजन ज्यादा होते हैं। तो क्यों रिस्क लेने का हम उससे, ये बात है ना, तो इससे उसको यूज मत करो, उसको रिप्लेस करना ही बेहतर रहेगा। अभी आपको पता है इसलिए, अगर आपको पता नहीं होता तो हम उसको ऐसे यूज करते। तो 90% लोग तो ऐसे ही है जो बस टायर को विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन उसका अपना भी कुछ लाइफ है ना टायर का, तो विजुअल इंस्पेक्शन करके नहीं चलेगा। तो उसको अगर 5 साल हो गए तो उसको रिप्लेस करना ही है। ओके, तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तब तक बताइए प्लीज, पूछिए, कुछ और सवाल है तो। सर गाड़ी में ये 195, 165 लिखा रहता है, उसका मतलब क्या है? ये टायर का रिम का साइज है, टायर का अपना रिम का टायर बैठा है ना, उसका साइज है वो। और आगे जो आर लिखा है वो रेडियल रेटिंग है उसका आगे का, और प्लाई रेटिंग देगा 13, 14 जो लास्ट का डिजिट है ना, वो प्लाई रेटिंग मतलब टायर की मजबूती है वो। तो टायर का मैन्युफैक्चर, गाड़ी का मैन्युफैक्चर उसके डिजाइन के हिसाब से जो टायर रिकमेंड करता है उसका स्पेसिफिकेशन दिया था उसके ऊपर, तो वही स्पेसिफिकेशन का टायर आपको यूज करना है गाड़ी के अंदर। अगर आप उसका अलग स्पेसिफिकेशन यूज करोगे, या तो रिम पे बैठेगा नहीं, रिम पे बैठ गया तो आपको माइलेज का फर्क पड़ेगा, कम देगा, या फिर गाड़ी का ट्रैक्शन ज्यादा फोर्स करने की वजह से आपको ड्राइविंग कंफर्ट नहीं मिलेगा, ये चीजें हो सकती है। तो इसलिए वो जो टायर मार्किंग है, मतलब हर टायर का अपना एक साइज होता है, वो साइज के हिसाब से इसको यूज करना है। और बोलिए कुछ। ये आपने बताया कि हाईवे पे टायर फटता है, तो टायर फटने का कारण क्या रहता है, वो तो ना फटे इसलिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? एक पहली बात तो, अगर आप लॉन्ग ड्राइव करने वाले हो, वो भी गर्मी का सीजन है, देखो क्या होता है कि अगर समझो बाहर का एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है ना 41-40 डिग्री के आसपास है, ऐसा गर्मी के दिनों की बात करते हैं, गर्मी के दिनों की, तो अगर वो 40 डिग्री होगा तो नीचे जो रोड है ना, रोड उसका टेम्परेचर मोर देन 70 का ऊपर रहता है। 70 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे ज्यादा होता है वो। तो ऐसे में होता ये है दिक्कत कि टायर के चलने की वजह से टायर का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ जाता है। तो टायर का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो हवा और इन्फ्लेट हो जाता है, हवा टायर की हवा और ज्यादा इन्फ्लेट हो जाती है। पहले हम लोग ने टायर में हवा भर के रखा हुआ है, अब ये टायर और इन्फ्लेट होगा ना तो वो टायर को फाड़ देगा, ज्यादा बड़े जैसे बलून जैसे फूटता है ज्यादा और इन्फ्लेशन की वजह से, तो वैसे ये भी फट सकता है। तो ये मोस्टली और इन्फ्लेशन, ये इसका एक रीजन है। और ये और इन्फ्लेशन क्यों होता है, तो जो आपको बताया गया 33 PSI हवा भरना है। ओके, तो आपने अगर वो डिजिटल गेजेस से भरा, जो कंप्यूटराइज्ड गेजेस है ना, डिजिटल गेज, उसमें अगर आपने भरा ना तो एक्यूरेसी बराबर है, उसमें 1 या 2% का उसमें टॉलरेंस होगा। लेकिन अगर आप वो मैकेनिकल गेजेस है ना, जो सारे टायर वाले रोड साइड यूज करते हो, बोर्डन गेजेस, सादी गेजेस, मैकेनिकल गेजेस, उसमें वो भरेगा, देखेगा 33, लेकिन होगा 38-40। वो ज्यादा भी भर सकता है या कम भी भर सकता है, कम चलेगा इस टाइम, लेकिन ज्यादा हो गया 33 PSI रिकमेंडेड है, और वहां पे टायर का प्रेशर 40 है। आप ड्राइव कर रहे हो, एटमॉस्फेयर गर्म, रास्ते पे टायर का घर्षण होने की वजह से और टायर गर्म, टायर का टेम्परेचर पहुंचेगा 75 डिग्री सेंटीग्रेड।
स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर कंटिन्यू। ऐसे में अंदर का हवा इंफ्लेट हो गया, टायर ब्लस्ट नहीं हुआ तो क्या? तो इसलिए आपको जो मैकेनिकल गेजेस है, जो गोल वाली गेजेस आती है ना पाइप लगी हुई, उससे नहीं करना है। वो जो डिजिटल गेजेस है उससे आवाज चेक करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो आप खुद बातें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 33 की जगह पे 32 PSI हवा भरो, 1 PSI कम भरो। इसका फायदा क्या हो गया कि तार ओवर इंफ्लेट हो भी गया ना तो उसको जगह मिल जाएगी इंप्रेशन के लिए, और होता ही है वो वैसे भी। तो 1 PSI हवा कम रखो, या फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करो। नाइट्रोजन जल्दी इंफ्लेट नहीं होगा, ये आइडियल गैस है, तो वो गर्मी के वजह से जितने जल्दी हवा एक्सपांड होते नाइट्रोजन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन भर की गाड़ी चलाओ। टायर का कंडीशन अच्छा रखो और स्पीड लिमिट को फॉलो करो। 2 घंटे ज्यादा ड्राइव मत करो कंटिन्यू, 2 घंटा या 200 किलोमीटर बहुत हो गया। मैं तो कहता हूँ 150 किलोमीटर में गाड़ी रोको, इसके ज्यादा ड्राइव करने का नहीं। गाड़ी रोको, गाड़ी को भी आराम दो, आप भी आराम करो। एक कम से कम आधा 1 घंटे का तो गैप बीच में लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। कंटिन्यू ड्राइव करो तो आप भी टायर्ड हो जाओगे, गाड़ी भी। ठीक है, ये देखो ये टायर रोटेशन दिख रहा है आपको? सर क्लियर नहीं है। अभी हाँ अभी थोड़ा क्लियर है। हाँ, ब्लर है। थोड़ा ऊपर उठाइए। ये देखिए, हाँ अभी क्लियर है। देखो ये 5 व्हील टायर रोटेशन, ऊपर का 4 व्हील टायर रोटेशन, और ये किसमें है? मेरे इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। आपके गाड़ी में भी, आपकी कार का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है उसमें ये है, तो हम उसमें से ढूंढो, टायर रोटेशन मिलेगा। देखो ऐसे लिखा होगा टायर रोटेशन। ये देखो टायर रोटेशन करके वर्ड लिखा होगा, वो ढूंढो और इसको फॉलो करो। यहाँ पे उन्होंने कितना किलोमीटर के बाद बोला वो भी लिखा होगा। बोलो कुछ बताइए, आज का टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ये टायर में बोलिए जो ना। हवा बोले 32 PSI, तो ये 32 32, तो ये चारों टायर भी सेम रखना है या फिर आगे में कुछ और तीसरे में नहीं कुछ? नहीं, दोनों टायर का ना डिफरेंट है। देखो हर कार का वेट, उसका जो वेट है या उसका क्या कहते हैं उसको, उसका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हर टायर में अलग अलग होगा। तो आपकी गाड़ी में वो कितना है ये आपको आपके बुक में मिलेगा, या आपको आपकी कार में लिखा हुआ मिलेगा। आपकी कार में जो डोर है, आपका कार में डोर, हाँ उसको आप खोलो, उसको कार की डोर को खोलो, तो कार का जो रियर डोर है उसमें देखना, उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा जिसके ऊपर आप अकेले ड्राइव कर रहे हो तो कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, विथ पैसेंजर ड्राइव कर रहे हो तो कितना प्रेशर होना चाहिए, ऐसा पूरा उसका स्पेसिफिक किया हुआ है। आगे के व्हील में 30 PSI है, या आगे के व्हील में 32 PSI है, पीछे के व्हील में 30 PSI है, या आगे के 34, पीछे का 32, हर कार के हिसाब से। लेकिन वो रहेगा कितना, 32 से 34 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि हर कार का आप इवन आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते हो, फ्यूल स्टेशन पे जाते हो फिलिंग के लिए, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग एयर प्रेशर भरते हैं ना, हवा भरते हैं, तो उसका जो डिस्पेंसर है, एयर डिस्पेंसर, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी का मेक और उसका टायर प्रेशर, गाड़ी का मेक और उसका टायर प्रेशर, मेक मॉडल एंड टायर प्रेशर, तो उसके ऊपर भी आपको पता चलेगा। आप कुछ गाड़ियों में ये फ्यूल का ढक्कन है, उसको खोलने के बाद उसके अंदर लिखा हुआ है, तो आपकी कार में कहीं ना कहीं पे होगा जरूर। इधर ये फ्यूल का ढक्कन खोलने के बाद उसके अंदर की तरफ होगा लीड के ऊपर, या फिर होगा वो आपका पिलर के ऊपर जहाँ पे दरवाजे का हिंजेस लगता है ना, वहाँ पे ध्यान से देखो, वहाँ पे आपको स्टिकर लगा हुआ मिलेगा, या फिर डोर के ऊपर देखना जहाँ पे डोर का लॉक लगा हुआ, कहीं ना कहीं पर ये स्टिकर होगा जिस पर टायर का प्रेशर लिखा हुआ है। और ये हर गाड़ी में है, नई गाड़ी में तो सबने दिया होगा। अगर पुरानी गाड़ी आपकी तो निकल चुका होगा तो अलग बात है, लेकिन हर गाड़ी में है। नहीं है तो आप ऑनलाइन ढूंढ लो या फिर वो चार्ट में पढ़ लो, मिल जाएगा आपको। यूजुअली कितने दिन में टायर में हवा भरना पड़ता है? अगर गर्मी का सीजन है तो आपको हर 3-4 दिन में, या जब भी आप फ्यूलिंग के लिए जाते हो ना तब भरो, चेक करो टायर प्रेशर गर्मी के टाइम में। ठंडी के टाइम में थोड़ा 10-15 दिन का गैप दिया या चलेगा। अगर आपका गाड़ी का रनिंग 50 किलोमीटर डेली से कम है तो, 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो हर 2 दिन में चेक, क्योंकि कभी कोई छोटा पंचर रहेगा तो भी पता नहीं, कभी हवा निकल रहा है उधर पता चल जाता है।
ओके अच्छा नए लोग कौन है आज फर्स्ट डे जो मेरा क्लास अटेंड कर रहे कौन है प्लीज कोई है जो फर्स्ट डे मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे इसके पहले नहीं पता पहली बार सर मीना शर्वरी हाँ जी वेलकम वेलकम तो इस तरह की क्लासेस ना हर संडे को होंगे हर संडे को हम अलग टॉपिक की बात करेंगे तो आज का टॉपिक ये टेक्निकल था मैं आपको ऐसे नहीं सिखा सकता इससे मुझे आपको दिखाना पड़ा फील्ड जाके अगले संडे का जो टॉपिक होगा वो ऑनलाइन ही होगा ऐसे ही उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस बार थोड़ा लिंक लेट जनरेट हुआ तो मैं फ्राइडे के दिन आपको अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज आपके जो ड्राइविंग स्कूल में जो लोग हैं आप उनसे पूछ लो और ये लिंक ले लो ठीक है ओके लॉगआउट कीजिए प्लीज लॉगआउट कीजिए प्लीज थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू Thank you so much. Thank you.